हेलो गाइस, वेलकम टू गेट स्मार्टर एवरीडे। इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट बेसिक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज। ये हम 1920 के रूल्स के हिसाब से पढ़ेंगे, बिकॉज अभी जो आपके न्यू रूल्स हैं वो आए नहीं हैं, और अभी तक जो आपके अंडर ग्रेजुएशंस के एग्ज़ाम्स हैं, बीकॉम के एग्ज़ाम्स हैं, वो एग्ज़ाम्स भी अभी नहीं हुए हैं। तो इस वीडियो में हम शुरू से आखिरी तक सैलरी क्या होती है, उसमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और इवन न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू चैप्टर सैलरी भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। सो गाइस, सबसे पहले सैलरी होती क्या है, डेफिनेशन क्या होती है सैलरी की। इनकम टैक्स में सैलरी का मतलब होता है एनी रेमुनरेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विसेज इज कॉल्ड सैलरी। मतलब कि अगर आप किसी के यहाँ काम कर रहे हो, आप किसी के यहाँ कोई भी काम कर रहे हो, उसको अपनी सर्विसेज दे रहे हो, वो आपका एम्प्लॉयर है जो आपसे काम करा रहा है और आप उसके एम्प्लॉय हो, तो आपकी सर्विसेज लेने के बदले में जो वो आपको पे कर रहा है वही आपकी सैलरी है। It includes the monetary value of those benefit and facilities provided by the employer which are taxable। मतलब कि मॉनेटरी वैल्यू मतलब क्या, कि इन टर्म्स ऑफ मनी जो आपको वो पे करता है, इन टर्म्स ऑफ मनी जो आपको पे करता है, उससे जो आपको बेनिफिट्स होते हैं, जो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड होती हैं आपके एम्प्लॉयर के ज़रिए, वो सब यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरीज में टैक्सेबल होता है। और जो रेमुरेशन इन मॉनेटरी टर्म्स वो आपको प्रोवाइड करता है वो आपकी सैलरी होती है। अब सैलरी में क्या क्या टर्म्स इंक्लूड होते हैं, किस तरह से आपकी सैलरी बनती है। तो सबसे पहले तो बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब ये होता है कि अगर हमने कह दिया कि हमने आपको रखा है जॉब पे और आपकी सैलरी 12,000 पर मंथ है, तो 12,000 इंटू 12 आप कर लोगे, तो मतलब कि पूरे ईयर की आपकी सैलरी मिल जाएगी। फिर उसमें कुछ प्रिक्विसाइट्स होते हैं, परक्विसाइट्स, जिसका मतलब ये होता है कि जितने बेनिफिट्स हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, सैलरी के अलावा जितने बेनिफिट्स हम आपको दे रहे हैं वो भी आप इसमें ऐड कर लोगे। देन कुछ अलाउंसेस हम आपको देते हैं। अलाउंसेस बहुत तरीके के होते हैं, तो वो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मतलब कि हमने जो आपको सुविधाएं दी हैं, जैसे आपके एजुकेशन के अलाउंस हो गए, या आप बाहर जा रहे हो उसका कुछ खर्चा दे दिया, तो वो सब अलाउंसेस में इंक्लूड होता है। वही सब मिल के हमारी सैलरी को बढ़ाते हैं। कुछ होता है हमारा प्रॉफिट होता है जो सैलरी में इंक्लूड होता है। तो ये चार चीज़ें हैं जिसको मिला के हमारी सैलरी बनती है, जिसमें फर्स्ट अ बेसिक सैलरी, देन परक्विसिट्स, देन अलाउंसेस, देन प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अब ये तो आपने पढ़ लिया कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, पर सैलरी से क्या क्या चीज़ें हटती हैं वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, अंडर सेक्शन 16 में ये सारी चीज़ें आप सैलरी में से माइनस करते हो, इनके डिडक्शन देते हो। पहली स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये 40,000 की डिडक्शन होती है अकॉर्डिंग टू 1920। बट अगर आप नेक्स्ट ईयर में इसे पढ़ोगे तो अभी के जो इसके रूल्स हैं वो 50,000 के हो गए हैं। मतलब कि अगर आप इस ईयर एग्ज़ाम दोगे तो 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन लोगे, बिकॉज अभी तक आपकी बुक नहीं आई है। बट आगे जो है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के 50,000 कर दी है। देन एम्प्लॉयमेंट टैक्स, आपको ये क्वेश्चन में मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्या होता है और कितने की डिडक्शन आपको उसमें से लेनी है। जितने का क्वेश्चन में एम्प्लॉयमेंट टैक्स लिखा होगा उतना आप इसमें से लेस कर दोगे। देन एंटरटेनमेंट अलाउंस, बट ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है इसकी कुछ कंडीशन होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के लिए। ये सिर्फ तभी आप सेक्शन 16 से डिडक्शन लोगे जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगे, अदरवाइज नहीं लोगे। नाउ सम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी, सैलरी के भी कुछ डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट, लीव सैलरी। इफ़ एन एम्प्लॉय does not avail his earned leave and receives a payment in respect of any period of leave while he continues to remain in services, it is taxable in full। अगर आपको छुट्टी कंपनी प्रोवाइड कर रही है और आप वो छुट्टी नहीं ले रहे हो, उसके बदले में जो आपको पेमेंट मिल रहा है वो सब टैक्सेबल है। जब तक आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, जब तक आप उसको अपनी सर्विसेज दे रहे हो, वो सब सैलरी में टैक्सेबल है पूरा का पूरा। देन डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटरी, इसके दो केस होते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो एग्जेम्प्ट है फुल अमाउंट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो कुछ स्पेसिफाइड लिमिट तक एग्जेम्प्ट होता है। वो स्पेसिफाइड लिमिट भी हम आपको बताएंगे। फिर पेंशन, पेंशन रिसीव बाय एम्प्लॉय इज़ चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। अगर आपको पेंशन मिल रही है या आपके घर में किसी को पेंशन मिल रही है तो वो सब सैलरी हेड में चार्जेबल होगा। देन ट्रांसफर्ड बैलेंसेस,
When an unrecognized provident fund is recognized for the time, the balance of standing to credit of employee EPF at the time of recognition is called the transfer balance. अगर आपका जो कहते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पहली बार में जब जो उसका बैलेंस होगा एक एम्प्लॉय के अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, जब आप उसका जो क्रेडिट बैलेंस होगा EPF के टाइम पे, वो फर्स्ट टाइम पे आपका जो भी उसका रिकॉग्निशन होगा उसको ट्रांसफ़र बैलेंस बोला जाता है. व्हेन एन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज रिक्वायर्ड रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आपका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आपके फर्स्ट टाइम पे रिकॉग्नाइज हो जाता है तो उसका जो बैलेंस होता है क्रेडिट साइड पे जो आप ही के EPF एम्प्लॉय फंड में होता है, तो वो उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन उसको ट्रांसफ़र बैलेंसेस बोला जाता है. गाइस, अब हम बात करते हैं अलाउंसेस के बारे में. अलाउंसेस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टैक्सेबल अलाउंसेस, सेकंड अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, थर्ड फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस. पहले हम बात करेंगे टैक्सेबल अलाउंसेस के बारे में. टैक्सेबल अलाउंसेस मतलब कि आपको जितना मिले वो सब फुल्ली टैक्सेबल होगा और अंडर सैलरी हेड में चार्जेबल होगा. अब फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं? डियरनेस अलाउंस, ये एम्प्लॉयज़ को पे किया जाता है. जैसे आपका प्राइस लेवल, इकनॉमी का प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो ये अलाउंसेस भी उनको दिया जाता है कि वो उसको जो है फेस कर सके. मतलब कि अभी आपकी इकनॉमी 100 पे आगे 120 हो जाएगी या प्राइस लेवल अभी 100 पे आगे 120 हो जाएगा, तो इस तरह डियरनेस अलाउंस भी बढ़ता है. देन सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, या अगर आपकी जगह चेंज हो जाती है, आप एक जगह जॉब पे हो नेक्स्ट जगह ट्रांसफर्ड हो जाता है तो उसके लिए अलाउंस दिया जाता है, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है. देन फिक्स मेडिकल अलाउंसेस, मतलब कि ये आपके हेल्थ के लिए दिया जाता है, आपके हेल्थ का इंश्योरेंस वगैरह होता है तो वो सब मेडिकल अलाउंस में ही काउंट हो जाता है और ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है. देन टिफिन अलाउंस 2 बार लिख गया है बट ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है. फिर सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस मीन्स कंपनियाँ आपकी हेल्प के लिए आपको 2-3 लोग देती है, तो उनका जितना भी एक्सपेंस होता है वो भी फुल्ली टैक्सेबल होता है. फिर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस मतलब कि सपोज़ गवर्नमेंट डॉक्टर है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को चेक करता है. अगर वो यही काम अपने घर पे करने लगे तो गवर्नमेंट ये काम घर पे ना करने के लिए, मतलब वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक ना ओपन करे, उसके लिए उसको एक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देती है. देन हिल अलाउंस, ये उनके लिए टैक्सेबल होता है जिनकी जो हिल्स की हाइट होती है वो 1000 मीटर से लेस हो, 1000 मीटर से लेस हो. फिर वार्डन अलाउंस, मतलब कि आपकी जो प्रिंसिपल्स वगैरह होती हैं, जो हॉस्टल्स में वार्डन होती हैं, उन सबको ये अलाउंस दिया जाता है और ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है. देन डेप्यूटेशन अलाउंस, मतलब एक परमानेंट एम्प्लॉय है, अगर वो कुछ दिन के लिए कहीं छुट्टी पे चला जाता है या बाहर चला जाता है, उसकी जगह पे जो एक टेम्परेरी एम्प्लॉय आके वर्क करेगा उसे ये अलाउंस दिया जाएगा और ये भी फुल्ली टैक्सेबल होगा. देन ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस मतलब आप दिन में 4 घंटे काम कर रहे हो, फिर कभी कभी ऐसे हो आपने 6 घंटे काम कर लिया, मतलब 2 आवर्स एक्स्ट्रा हुआ, इसके लिए जो अलाउंस मिलता है उसको बोलते हैं ओवर टाइम अलाउंस और ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है. फिर कुछ अलाउंसेस होते हैं जो एक स्पेसिफाइड लिमिट तक ही एग्जेम्प्ट होते हैं. उसमें पहला है HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस. All allowances granted to an accessee by an employer to meet the expenditure incurred on a payment of rent in respect of residential accommodation occupied by him is exempt from a tax to a certain extent. मतलब कि आप अगर कहीं पे रह रहे हो तो आपका कुछ एक्सपेंडिचर होता होगा, उस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको आपका रेंट का पेमेंट करने के लिए जहां आप रह रहे हो उसके लिए कुछ लिमिट तक एग्जेम्प्ट HRA देता है. ठीक है, जैसे HRA निकालने के कुछ रूल्स होते हैं. पहला पॉइंट, जो आपको एक्चुअल HRA रिसीव्ड हो रहा है. देन दूसरा पॉइंट, आपको जो आप रेंट पे कर रहे हैं उसमें से 10% सैलरी का लेस कर देना है. और ये जो सैलरी है इस पे 4 चीज़ें आती हैं. आपकी बेसिक सैलरी, आपका डियरनेस अलाउंस अगर वो अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट है तो, फिर आपका डियरनेस पे और आपका कमीशन ऑन सेल्स. ये सारी चीज़ें आप प्लस करके उसका 10% निकाल के रेंट पेड में से लेस कर दोगे. फिर जो आपका पॉइंट C है मतलब 40% ऑफ सैलरी, ये 40% ऑफ सैलरी यहाँ पे भी यही रहेगी जिसमें बेसिक सैलरी, DA अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट, डियरनेस पे और कमीशन ऑन सेल्स भी आएगा. और अगर आप दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता इस जगह पे कहीं रह रहे हो तो आपका ये 40% से हट के 50% हो जाएगा. ओके, 40% से हट के 50% हो जाएगा. अब इसमें से इन तीनों में से एक्चुअल HRA रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, 40 और 50% सैलरी,
में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, अब टैक्सेबल कितना हुआ, अब आप जो आपका सबसे कम है उसको आप एक्चुअल HRA में से लेस कर दोगे तो आपका जो भी आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, देन एजुकेशनल अलाउंसेस। देखिए एजुकेशन अलाउंसेस की भी एक लिमिट होती है, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड इज एग्जेम्प्ट। मतलब कि आपको कंपनी अगर 100 रुपीज़ पर मंथ एज ए एजुकेशन अलाउंस देती है तो वो आपका पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होता है और ये मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक हो सकता है। मतलब कि अगर आपको आपकी जो फीस जा रही है वो 2000 पर मंथ जा रही है तो 2000 पर मंथ इंटू 12 24,000, उसमें से 100 इंटू 12 एक बच्चे का लेस कर लेंगे आप, और ऐसा आप 2 चाइल्ड तक कर सकते हैं। फिर हॉस्टल अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंस भी 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होता है मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक। देन अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, मतलब कि कुछ पर्सनल खर्चे होते हैं जैसे ड्राइवर के, इसमें कंडीशन होती है कि आप या तो अलाउंसेस का 70% या 1,20,000, इन दोनों में से जो कम होगा, इन दोनों में से जो कम होगा वो आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है, मतलब कि आप सारे अलाउंसेस का 70% या 1,20,000, दोनों में से जो लेस होगा वो आपका टैक्सेबल होगा। फिर हमारे कुछ अलाउंसेस होते हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, जिसमें पहला है फॉरेन अलाउंसेस, देन sumptuary allowances to high court, then allowances from UNO, then per diem allowances. Foreign allowances, the allowances is usually paid by a government to an Indian citizen outside India for rendering service abroad. It is not taxable at all. There may be several types of foreign allowances, जैसे आपने सुना होगा ओवरसीज अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, कार अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ये सब आपके फॉरेन अलाउंस में है। यहाँ आपके बाहर जो आपका चाइल्ड पढ़ रहा है या उस पर जो अलाउंसेस दे रहे हैं ये सब फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन ये जो है ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। मतलब दिस एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड दोज हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो तो आपके लिए ये एग्जेम्प्ट नहीं है। देन सेकेंड, सम्चुअरी अलाउंसेस टू हाई कोर्ट, मतलब कि कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिए जाते हैं, ये भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। देन अलाउंसेस फ्रॉम UNO, ये भी फुल्ली एग्जेम्प्ट हैं। देन लास्ट, पर डीएम अलाउंसेस। इफ पर डीएम अलाउंसेस पेड फॉर द पर्पस ऑफ यूज़ ऑफ होटल्स, बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी टू एन एम्प्लॉय, मतलब आप कहीं पे रह रहे हो उसके लिए आपको कुछ मिल रहा है तो ये भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। देन perquisites क्या होते हैं? The term perquisites means any benefit attached to an benefit attached to an office or positions in addition to salary, wages. Perquisites denote a personal advantage, मतलब कि हम आपको कोई बेनिफिट देते हैं इन टर्म्स ऑफ काइंड देते हैं, मतलब मनी के अलावा जितनी सुविधाएं देते हैं वो सब हमारे बेनिफिट होते हैं। सैलरी के अलावा हम आपको ऑफिस के लिए या आपकी पोजीशन की वजह से आपको जितनी सुविधाएं देते हैं वो सब आपके बेनिफिट्स होते हैं और परक्यूसिट्स कहलाते हैं। इट मे बी गिवन इन कैश और काइंड, ये कैश और काइंड दोनों में ही हो सकते हैं। इफ़ इट इज़ गिवन इन काइंड, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर ये आपको काइंड बेसिस पे दिए गए हैं तो मतलब वो अपने में कैपेबल है आप मनी को मेजर करने के लिए। परक्यूसिट्स रिसीव इन कैश आर टर्म्ड एज अलाउंसेस फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस, और जो परक्यूसिट्स आपको कैश में दिए जाते हैं हम उन्हीं को अलाउंसेस बोलते हैं इनकम टैक्स पर्पस के लिए। अब कुछ रूल्स होते हैं रिलेटेड टू अलाउंस और परक्यूसिट्स। लंच, जैसे लंच में अप टू आपका 50 रुपीज़ पर डे एग्जेम्प्ट हो सकता है और इसके अलावा बाकी जो होगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। ब्रेकफास्ट आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। कार, इफ़ पर्सनल और ऑफिशियल बोथ एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द कंपनी, मतलब कि चाहे आप अपने लिए यूज़ कर रहे हो या कंपनी के लिए यूज़ कर रहे हो तो अगर उसका खर्चा कंपनी आपको देती है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, जिसमें कि स्मॉल कार 1800 पर मंथ और लार्ज कार 2400 पर मंथ, और इसके अलावा अगर आपको ड्राइवर फैसिलिटीज़ भी कंपनी देती है तो 900 पर मंथ तक आपका टैक्सेबल होगा। फिर अगर सिर्फ ऑफिशियल एक्सपेंसेस कंपनी बॉन्ड करती है तो आपका स्मॉल कार 600 पर मंथ एंड फॉर लार्ज कार 900 पर मंथ इज़ टैक्सेबल, और इसके अलावा भी अगर आपको ड्राइवर का एक्सपेंस भी देती है तो 900 पर मंथ तक आपका टैक्सेबल होगा। मींस अगर स्मॉल कार विद ड्राइवर देती है तो 600 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ, एंड लार्ज कार देती है तो 900 पर मंथ
प्लस 900 पर मंथ इन केस ऑफ ऑफिशियल एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द कंपनी। फिर कुछ रूल्स होते हैं रेंट फ्री हाउस को लेके। इसमें पहले जो कंपनी आपको रेंट पे करती है उसको लिखते हैं, और 15% ऑफ सैलरी इसमें आपकी बेसिक सैलरी, डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट, डीपी प्लस कमीशन ऑन सेल, और इसके अलावा आपके जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो सारे लिए जाते हैं। उन सब का 15% करते हैं। रेंट पेड बाय द कंपनी और 15% दोनों में से जो कम होगा उसको आप लोगे, और उसमें अगर कोई फर्नीचर की कॉस्ट दिया, किसी एसेट की कॉस्ट दिया, उसका 10% ऐड कर लोगे। फिर जो अमाउंट आएगा, अगर अब आपसे एम्प्लॉयर कुछ चार्ज करता है, कोई रेंट चार्ज करता है, तो वो आप इसमें से लेस कर दोगे। फिर जो आपने वहाँ पे 15% ऑफ सैलरी लिखा था, अगर क्वेश्चन में पॉपुलेशन दी हुई है 25 लाख एक्सीड करती है तो आप 15% ऑफ सैलरी लोगे, या कुछ नहीं लिखा है तो 15% ऑफ सैलरी लोगे। बट अगर पॉपुलेशन उन्होंने आपको 10 लाख टू 25 लाख इसके बीच में दी या ये दी तो आप 10% ऑफ सैलरी लोगे। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो आप 7.5% ऑफ सैलरी लोगे, ये रूल है। देन कुछ रूल्स होते हैं प्रोविडेंट फंड के लिए जो आपकी गवर्नमेंट फिक्स करती है। प्रोविडेंट फंड 12% तक एग्जेम्प्ट है। अगर 12% के अलावा दिया है तो जितना 12 के अलावा हुआ उतना हम टैक्सेबल मान लेंगे। सपोज 14% दिया है तो 12% हटा देंगे, मीन्स 2% बचा, 2% टैक्सेबल है। इसमें भी आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वही लेते हैं, बेसिक सैलरी, डी अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट, डीपी और कमीशन ऑफ सेल। फिर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड का एक पॉइंट होता है कि 9.5% तक का इंटरेस्ट जो है आपका वो एग्जेम्प्ट होता है, ये याद रखिए। इसके अलावा जितना भी होगा वो टैक्सेबल होगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।